स्टार्ट। नमस्कार। आज के चर्चा सत्र में जो चर्चा सत्र का विषय है केली व्यवस्थापन, इसमें सभी किसान बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरी पहचान, मेरा नाम विनायक सुब्रव दाभोगड़े, विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में से। विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी 2018 से पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कार्यरत है। अलग अलग क्रॉप पे फार्मर के साथ उनके खेत पे जाके विजिट करना, उनको सलाह देना और फार्मर बंधुओं का उत्पादन बढ़ाना और एक अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, इसी तहत हम काम करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमारे फार्मर विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी के साथ जुड़ के अच्छे से लाभ ले रहे हैं, उनका उत्पादन बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत सारे फार्मर हैं जिन्होंने अपने उत्पादन में 20 to 25% का इंक्रीमेंट करके लिया। पपम में एज इट इज है, उसी के साथ फ्रूट क्रॉप में जैसे तरबूज खरबूज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। तो उसी के तहत आज मैं केली व्यवस्थापन में आपसे जुड़ने के लिए आया हूं। केली व्यवस्थापन में वीडियो के माध्यम से जुड़ने का कारण ऐसा है, सब लोग आप जानते हो कोविड-19 की वजह से सब ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद हैं और आज के डेट में देखा जाए तो सभी लोगों का केले के प्लांटेशन की तैयारी हो रही है और केले के प्लांटेशन की तैयारी में कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, अभी टुडे का क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, उसी के तहत आज ये YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। अगर आपने हमारे चैनल को, विंटेक्स क्रॉप केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। खेती के बारे में नई नई जानकारी हम कंटिन्यू डालते रहते हैं, तो जानकारी आपको मिले, ऐसे सभी को रिक्वेस्ट है। तो अभी केला व्यवस्थापन में देखा जाए तो जैसे केली की खेती में जैसे आधुनिक तंत्रज्ञान का वापर जैसे होता गया, जैसे आधुनिक तंत्रज्ञान में देखा जाए तो एक्सपोर्ट को चालना मिली, उसमें बहुत सारी चीजें आई, जैसे बंच मैनेजमेंट की प्लानिंग आ गया, मल्चिंग कॉन्सेप्ट लास्ट 5-6 साल से चल रहा है केली में मल्चिंग। उसी के साथ साथ डबल ड्रिप का कॉन्सेप्ट आया। जैसे जैसे केले में आधुनिक तंत्रज्ञान का वापर होता गया, वैसे ही केले की खेती करना बहुत ही टफ होने लगा, कठिन होने लगा। केले की खेती में क्या डिसीजन ले, कैसे डिसीजन ले, कैसे करें, क्योंकि क्वालिटी को अनन्य साधारण महत्व है। तो क्वालिटी अगर अपनी नहीं बनती है तो व्यापारी अपना माल को रिजेक्ट करता है। जो गुणवत्ता अगर नहीं मिलती है तो रेट कम मिलते हैं। तो जिस जिस हिसाब से आधुनिक तंत्रज्ञान का वापर होता गया, वैसे थोड़ा केली की खेती करना कठिन हुआ। इसीलिए खेती में हमें क्या करना है कि सबसे पहले लेखांकन करना है, यानी अपने को एक नोट डालनी है। नोट में हम क्या खर्चा कर रहे हैं, लिखापट्टी अगर होती है, अगर आप खर्चा और उसके सामने आने वाला जो भी उत्पादन है उसका अगर लेखांकन अगर होगा तो सही में हमें केली की खेती में कितना खर्चा हुआ, कितना उसके बाद उसमें से फायदा हुआ, कितना उसमें से तोटा हुआ, ये अपने को पता चलता है। अगर हम लेखांकन करेंगे तो अपने को अगले साल जो प्लानिंग करना है या अगले टाइम जो नियोजन करना है, लिखापट्टी करने से पता चलता है और इसकी बदौलत हमें खेती में कहाँ पे फायदा हुआ, कहाँ पे हमारा लॉस हुआ, ये समझता है और आगे खेती करने में अपने को इजी जाता है। यानी हिसाब रखना ये एक चीज ऐसी है कि हिसाब रखने से या लिखापट्टी करने से खेती में कितना भांडवल लगता है, खेती में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो पता चलता है। उसी के साथ साथ अगले समय में कैसे उसमें नियोजन करूं वो पता चलता है और कौन कौन सी अपनी उसमें से बेनिफिट वाली चीजें वो सामने आती है। और अगले साल जब हम खेती करेंगे या नेक्स्ट ईयर जो केले की खेती करेंगे उसमें हमें क्या लगता है, हमें पता चलता है कि ये चीज पे हमने प्लानिंग प्रॉपर किया था, इसमें से हमें बेनिफिट मिला।
तो लिकापट्टी करने का मतलब यह है कि उसका उद्देश्य एक है कि आपका उत्पादन बढ़ना चाहिए और किसानों और किसान को परिवार का जो भी आर्थिक स्तर है वो एक उच्च लेवल पे जाना चाहिए। यही एक उसका महत्व है। बहुत सारे खेडूत, बहुत सारे किसान बंधु मन में ही अंदाजित ही सब चीजें लिखते हैं, अंदाजित ही उनका चलता है। कई सारे किसान मैंने देखे हैं जिनको गए 15 दिन पहले हमने खेती में कौन से डोज डाले वो पता नहीं चलता है, क्या प्लानिंग किया वो पता नहीं चलता है। नियोजन के अभाव के कारण, नियोजन न करने के कारण बहुत सारे खेडूत बंधुओं का आर्थिक नुकसान होता है और एंड में जाके जो केली का जो उत्पादन आना चाहिए या जब केली में जो अपने को केली के अंदर जो उसमें से आमदनी आनी चाहिए वो नहीं आती है और लॉसेस होते हैं। तो सभी को मेरा निवेदन है कि सभी खेडूत बंधु सबसे पहले अगर अपना केली की खेती में अगर लेखांकन करे, नोट डाउन करे कि भाई पहले दिन से लेके जैसे हमने कल्टीवेशन करना चालू किया वहां से लेके गाड़ी में केला लोड होने तक अगर लिकापट्टी रहे तो डेफिनेटली सही में कितना खर्चा हुआ, सही में कितना अपना आमदनी मिली या कि सही में कितना अपना फायदा हुआ खेती में कि तोटा हुआ वो पता चलता है। यही मेन उद्देश्य है आपको बताने का कि लिकापट्टी करो। केले के बारे में थोड़ी सी मैं माहिती बताना चाहता हूं। अंदाजित भारत में 2,20,000 हेक्टेयर पे केले का प्लांटेशन किया जाता है और पूरे देश में देखा जाए तो भारत केले उत्पादन में दूसरे नंबर का देश है जो केला उत्पादकता में, और केले में 86% ये केला खाने में यूज किया जाता है और अदर जो बाकी सारे जो बचा हुआ जो केला है जिसमें चिप्स बनाते हैं, पल्प बनाते हैं, अलग अलग पद्धति से केले की मांगनी रहती है। केला ये हर एक आदमी को पसंदीदा फ्रूट है। गरीब से गरीब लेके श्रीमंत से श्रीमंत तक ये केले की सभी को आवड़ है और सब उसको अच्छी तरह से खाते हैं या सभी को पसंदीदा फ्रूट माना जाता है। और केला हर एक जगह पे यानी एवरेज अगर देखा जाए तो केले में आने वाले जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, बहुत सारे डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि केले से अपने शरीर में जो एनर्जी लाने के लिए और भूख मिटाने के लिए सबसे अच्छा केला अहम भूमिका निभाता है। केले की मांगनी बहुत ज्यादा है। आज अगर देखा जाए तो भारत में जो भी केला बनता है उसमें से मुख्यतः जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जैसे सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, दुबई है, उसी के साथ यूरोपियन बाजारों में बहुत केले की मांगनी बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट का रेशियो अगर देखा जाए तो जो आज से 10-15 साल पहले भारत में से जितना एक्सपोर्ट होता था उसके कंपैरिजन में आज की डेट में या 2019-20 में या 2019-20 के गए साल में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हुआ। इस साल की अगर बात करें कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कतें हुई, लेकिन आज भी रिपीट थोड़ा एक्सपोर्ट की चालना मिली है। लेकिन भारतीय केले की एक्सपोर्ट में मांगनी बढ़ती जा रही है और उसी के साथ साथ जैसे अदर जो देश है उसमें बहुत साल से केला प्लांटेशन करने के कारण वहां पे बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसका मैं जिक्र करूंगा। जैसे पनामा विल्ट बोल के एक प्रॉब्लम है जो विल्टिंग का प्रॉब्लम है, जिसमें देखा जाए तो आज 30 साल हो गए वो चीज को आके, लेकिन अभी तक उस पर कोई दवा नहीं निकली है। जैसे बहुत सारे रोग है, उसमें मैं सभी आपको पता है कि सिगाटोका या करपा बोलते हैं। सिगाटोका के लिए अपने एरिया में अगर देखा जाए, अपने भारत में देखा जाए तो 5-6 साल पहले कोई इतने ज्यादा स्प्रे नहीं लेते थे, लेकिन आज अपने को अगर केला करना है तो सिगाटोका के लिए मिनिमम 3, 4, 5 स्प्रे लेने पड़ते हैं। यानी धीरे धीरे क्या है कि आउट ऑफ कंट्री में सिगाटोका के अपने यहाँ तो 5 स्प्रे लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में उसके 30-40, 50 स्प्रे होते हैं।
पनामा विल्ट जैसा डिसीज वहां पे घुसा है। इसके कारण वहां की जो खेती है, वहां की खेती में थोड़ी सी कम होती जा रही है और उसी के सामने बाजार की मांगनी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट में केले का जो इंडियन केला है, जो भारतीय केला है, उसकी मांगनी बढ़ती जा रही है। और एक्सपोर्ट में आप सभी को पता है कि बॉक्स पैकिंग किया जाता है और बॉक्स पैकिंग में केले की गुणवत्ता, उसकी लंबी, उसकी चमक, ये सबसे अलग होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। केले की लंबाई मिनिमम 10 इंच के आजू बाजू होनी चाहिए। उसका कलर एकदम पोपटी साइन होना चाहिए, जैसे वो रैपनिंग से निकालेंगे तो उसका गोल्डन कलर होना चाहिए। उस पे थ्रिप्स के वगैरह डॉट नहीं होने चाहिए। उसी के साथ साथ केले की एकदम लंबाई अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें अगर हम अपनी खेती में करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि अभी एक्सपोर्ट की मांगनी बढ़ती जा रही है और जैसे एक्सपोर्ट की मांगनी बढ़ रही है उस हिसाब से केला अपने एरिया में बढ़ता जा रहा है और अपने एरिया की केले की, भारत की केले की मांगनी आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जैसे निर्यात में क्वालिटी को अत्यंत साधारण महत्व है, वैसे ही जो भी उत्तराखंड जो भी अपने राज्य है, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, उसी के साथ साथ श्रीनगर है, या वहां से आजू बाजू के एरिया में जो भी केला जाता है, आज से पहले वो लूज गाड़ियों में जाता था, लूज पैक होके जाता था, लेकिन अभी वो राज्यों में भी बॉक्स पैकिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। वहां पे भी बॉक्स पैकिंग होने की वजह से वहां पे भी अभी क्वालिटी की मांगनी बढ़ती जा रही है। वहां पे भी लेंथ एज कंपेयर एक्सपोर्ट के कंपैरिजन केला वो भी राज्यों में मांगा जा रहा है भारत में। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा है या तीसरी जो चीज है, लोकल मार्केट। अभी लोकल मार्केट में अगर देखा जाए तो मेजर जो बहुत सारे लोकल अपने एरिया की अगर बात की जाए तो जैसे गुजरात के कुछ जिले हैं या महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं जहां पे लोकल केले की मांगनी रहती है, लेकिन लोकल केले में भी अभी पहले जैसा रहा नहीं है, क्योंकि सिटियों में इससे पहले कोई भी व्यापारी क्वालिटी नहीं देखता था। उसका कारण ऐसा था कि उसको वो केला किलो पे लेके डजन पे बिक्री करनी थी। तो वो ऐसा सोचता था कि भले केले की लेंथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 1 किलो में कितना डजन केला बैठता है वो उसको देखना था। लेकिन अभी मेट्रो सिटीज में केले में देखा जाए तो डायरेक्ट किलो पे बिक्री हो रही है, इसीलिए लेने वाला ग्राहक जो है वो भी क्वालिटी मांग रहा है। यानी थ्रू आउट अगर देखा जाए, अपना लोकल मार्केट ले लो, उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट ले लो या एक्सपोर्ट मार्केट ले लो, ये सभी चीजों में देखा जाए तो केले में क्वालिटी की मांगनी, गुणवत्ता युक्त केले की मांगनी बढ़ती जा रही है। और क्वालिटी अगर अपनी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली अपने को वो चीज का लॉस होता है। तो जैसे मैंने बोला कि क्वालिटी भी मांगनी बढ़ रही है और बहुत सारे खेडूत बंधुओं को अगर देखा जाए, आज प्रॉपर अगर व्यवस्थापन न हो, प्रॉपर फर्टिगेशन मैनेजमेंट न हो, तो गुणवत्ता डाउन आती है और केले में फिर व्यापारी आके प्रॉपर जो रेट देना चाहिए वो देता नहीं है और आर्थिक लॉस होता है। तो ऐसे क्या कारण है कि भाई अपनी क्वालिटी डाउन होती है, गुणवत्ता प्रॉपर नहीं मिलती है? तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने केले की गुणवत्ता और क्वालिटी बढ़ाने में हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले पूरे भारत में देखा जाए तो 70 to 75% जो प्लांटेशन है वो मृग बाग का किया जाता है, जून जुलाई में किया जाता है। और ये जब केला कटिंग के समय मार्केट में आता है, कटिंग के समय जब मार्केट में आता है, तब अगर मार्केट में मांगनी उस प्रकार से अगर नहीं हो या मांगनी उस प्रकार से अगर केला उठाव न हो, तो अगर अपना व्यवस्थापन अगर प्रॉपर न हो, एक साथ फ्लो आने के कारण
अपनी क्वालिटी थोड़ी भी 19-20 अगर हो जाती है, थोड़ी भी माइनर प्रमाण में अगर कुछ दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत शॉर्ट रहता है या थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉपर विकास नहीं होता है, प्रॉपर लंबाई नहीं आती है, तो ये फ्लो के सामने व्यापारी डायरेक्ट अपने गुणवत्ता को रिजेक्ट करता है, अपनी क्वालिटी को रिजेक्ट करता है और जो भी भाव चल रहा है, जो भी अपने एरिया में जो भाव चल रहा है उससे तोड़ के मांगता है। तो हमें ये सोचना है कि अभी देखो ये चीज तो चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पोषक वातावरण माना जा रहा है कि जून जुलाई में जो मुरुक बाग का जो प्लांटेशन किया जाता है जून जुलाई में, ये सबसे पोषक और अच्छा वातावरण माना गया है। तो पूरे भारत में बहुत लोग ऑफ सीजन में माइनर प्रमाण में अभी लोग जा रहे हैं जो अर्ली प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन जून जुलाई का मेजर प्लांटेशन रहने की वजह से एक साथ फ्लो आता है और फ्लो के सामने अपनी क्वालिटी की गुणवत्ता अगर अपने को अच्छी करनी है तो हमें किस चीजों पे ध्यान रखना है, कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना है, उस पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उससे पहले सही में केली में अच्छा उत्पादन लेने के लिए या क्वालिटी अच्छा उत्पादन न आने का कारण या क्वालिटी न आने का कारण हम जानेंगे। सबसे पहला कारण है क्वालिटी और गुणवत्ता न आने का वातावरण। वातावरण में क्या है कि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज से 5 साल पहले जो अपने एरिया का जो टेम्परेचर था उसमें इंक्रीज होकर मिनिमम 2 या 3 डिग्री का उसमें प्लस हुआ है। तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण अगर अपना व्यवस्थापन अच्छा ना हो, पानी व्यवस्थापन अच्छा ना हो, फर्टिगेशन न अच्छा न होने की वजह से डायरेक्ट पौधे बीच में से ब्रेक हो जाते हैं और बहुत सारी क्वालिटी अपनी खराब हो जाती है और उसमें गुणवत्ता न मिलने की वजह से बहुत सारे केला गिरने की वजह से अपने को जमीन में ही फेंकना पड़ता है और व्यापारी क्वालिटी के सामने अपने को अच्छा भाव भी नहीं देता है। और एक कारण है जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके कारण अपनी गुणवत्ता खराब हो रही है, अपने को जो उसमें से अपेक्षित उत्पादन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा है कि जैसे ठंडी के वातावरण में देखा जाए तो जो लुंगर बाहर निकलनी चाहिए वो अंदर ही फंस जाती है, अटक जाती है, उसमें 2 फन्ने का बीच का गैप नहीं मिलता है, प्रॉपर जो लेंथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। उसी के साथ साथ पौधे का जो विकास होना चाहिए वो न होने की वजह से अपनी गुणवत्ता और क्वालिटी बिगड़ जाती है। तीसरा कारण क्या है कि उत्पादन डाउन आने का, बढ़ती रोग राई जो जिस हिसाब से केले के क्रॉप में अगर देखा जाए तो रोग राई का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बढ़ती रोग राई की वजह से भी क्या हो रहा है कि अपना उत्पादन डाउन आ रहा है या जो रोग राई के सिम्टम्स है, जो प्रिकॉशन में काम होना चाहिए फार्मर लोग वो न करने की वजह से अपना उत्पादन क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है। उसी के साथ चौथा कारण क्या है उत्पादन डाउन आने का, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों के कुछ जिले छोड़े तो पूरे भारत में देखा जाए या पूरे एवरेज एरिया में देखा जाए, जैसे साउथ इंडिया में देखा जाए तो जमीन का पीएच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जमीन में क्षार का प्रमाण बढ़ रहा है। जमीन में क्षार बढ़ने की वजह से हम जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका अपटेक प्रॉपर नहीं होता है और अपटेक न होने की वजह से हम जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और जमीन में जो सॉल्ट बढ़ने की वजह से, क्षारता बढ़ने की वजह से अपना उत्पादन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। उसके बाद पांचवा क्या मुद्दा है कि जो भी हम दवा और खातर यूज कर रहे हैं वो योग्य पद्धति से या उसका अयोग्य वापर हो रहा है। मेरे बहुत सारे फार्मर हैं, देखा जाए तो दवा खातर का जो वापर करते हैं उसमें अंधाधुंध फर्टिलाइजर डालने का चलता है, ओबड़ धोबड़ पद्धति रहती है, मन में आया वो उठा के डालते हैं या बाजू वाले ने डाला इसीलिए मैं डालता हूँ, बाजू वाले ने बताया इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। ये चीज होने के कारण या दवा का जो वापर है प्रॉपर जो जैसे रोग राई है, जैसे प्रॉपर कीटक का प्रॉब्लम है तो एक लेवल से उसको कंट्रोल करना चाहिए। हेवी मॉलिक्यूल लिया जाता है जिसके एक्चुअली गरज नहीं रहती और हेवी मॉलिक्यूल लेने की वजह से क्या होता है कि अपना खर्चा हो जाता है और जो अपेक्षित उत्पादन आना चाहिए या खर्चा होने के बाद भी जो उसमें से आर्थिक लाभ लेना चाहिए वो हम ले नहीं पाते।
छठा क्या कारण है, और छठा ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज पे अगर हमें अच्छी तरह से ध्यान रखें तो डेफिनेटली अपने उत्पादन में इंक्रीज होगा। जो भी वैरायटी का जो सिलेक्शन है या वैरायटी में जो कंपनी है उसका सिलेक्शन प्रॉपर न होने की वजह से, या एवरेज अगर देखा जाए तो आज पूरे अपने एरिया में देखा जाए तो G9 की मांगनी ज्यादा है, तो G9 में भी बहुत सारी कंपनियां अपने टिश्यू बनाते हैं। तो G9 में कौन से कंपनी का टिश्यू लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिलेक्शन अगर प्रॉपर न होने की वजह से अपना उत्पादन लॉस होता है। उसमें क्या है कि वैरायटी सिलेक्शन बहुत सारे फार्मर लोग क्या करते हैं कि ऑन दी स्पॉट बोलते कि अभी, यानी ये मैंने जो पहला मुद्दा रिपीट आ रहा है कि नियोजन या लिखापट्टी न होने की वजह से हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं रहता है, और अचानक जाके हम क्या करते हैं कि वैरायटी सिलेक्शन करनी है। फिर क्या हो जाता है, जैसे दिग्गज कंपनियां जो है जिनको प्रॉपरली मैनेजमेंट होती है वो कंपनी के, या जिनमें प्रॉपर वायरस डिटेक्ट होके वायरस के छोड़ बाजू में निकाल के वो कंपनी का सिलेक्शन अपना नहीं हो पाता है, और जनरल लोकल अपने को प्लान डालने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है कि वैरायटी सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें DBT सर्टिफाइड कंपनी का ही प्लांट अपने को लेना है। DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक सर्टिफिकेट आता है, वो जिस नर्सरी के पास ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड नर्सरी से ही, सर्टिफाइड कंपनी से ही अपना टिश्यू का बुकिंग होना चाहिए। ये न होने की वजह से अपने खेत में वेरिएशन बहुत आता है, बहुत सारे आगे पीछे प्लांट हो जाते हैं, बहुत सारे निंगल आने के बाद, खर्चा करने के बाद उसमें लेंथ क्वालिटी नहीं मिलती है, और इसके कारण जो अपना जो गुणवत्ता है, जो अपनी क्वालिटी है वो बिल्कुल हमें अच्छी नहीं मिलती है, और बहुत सारा लॉस अपने को झेलना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि वैरायटी सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये जो मैंने 5-6 मुद्दे बताए जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीजों पे अपने को ध्यान रखना है जिससे अपने केले का उत्पादन बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें अच्छे खर्चे में कम खर्चे में अगर अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छी गुणवत्ता लेनी है, अच्छी क्वालिटी लेनी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो केला व्यवस्थापन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या केला व्यवस्थापन में सबसे पहला मुद्दा आता है कि जमीन की निवड़ करते वक्त कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना है, कैसी जमीन होनी चाहिए। अगर जमीन अच्छी हो तो डेफिनेटली अपने को यानी वो क्या है कि पाया माना गया है, उत्पादन जो भी हम क्रॉप लगाते हैं जमीन ये पाया माना गया है। अगर पाया मजबूत होगा तो डेफिनेटली उसमें से क्या होगा कि उत्पादन अच्छा आएगा। तो केली व्यवस्थापन में जमीन की निवड़ कैसी करनी है, तो जमीन ये फलद्रुप होनी चाहिए, सुपीक होनी चाहिए, सेंद्रिय कर्ब युक्त होनी चाहिए, और जो जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 हो, और जमीन में निताल शक्ति यानी पानी निकल जाने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी जमीन में अपने को क्या करना है, प्लांटेशन करना है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि जमीन सुपीक होनी चाहिए, सेंद्रिय होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर युक्त होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जमीन तैयार करते वक्त अपने को क्या करना है, जैसे जमीन का अगर सिलेक्शन हुआ अपना, तो उसके बाद उसमें अच्छी तरह से आप छानिया खातर डालो, शेनखत डालो। जो शेनखत मिनिमम पर एकड़ 10 से 15 टन जाना चाहिए। वो डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह से पलटी प्लाव करके जमीन में को पूरे धूप में, यानी में हम एवरेज प्लांटेशन देखा जाए तो मिनिमम 70 to 80% जून जुलाई में ही करते हैं। तो अभी खेत खाली होंगे तो छानिया खातर डाल के पलटी प्लाव करके उसको तपने दो। तपने का मेन रीजन ये है, जमीन तपने की वजह से उसमें आने वाले, जैसे छानिया खातर में आने वाले जो फंगस के कुछ प्रकार है, उसके बाद जमीन के अंदर जो पुराना क्रॉप लिया है वो जमीन में डाला है, उसमें आने वाले कुछ फंगस है, तो वो सन से, धूप से वो जो भी फंगस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जमीन पूरी तरह से तपेगी। तो एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ वो अपने आप हमें उत्पादन देने के लिए रेडी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जमीन का सबसे पहले सेंद्रिय कर्ब या सेंद्रिय ऑर्गेनिक मैटर युक्त जमीन होनी चाहिए। तो छानिया खातर डालो। देखो, जब तक
जमीन अपना अच्छी नहीं है, सेंद्रीय कर्ब अच्छा नहीं है, तब तक वो जो सरफेस लेवल पे देखा जाए तो मूल का विकास प्रॉपर नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या सेंद्रीय कर्ब अगर अच्छा ना हो तो केमिकल फर्टिलाइजर का जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जितना उसका एफिशिएंसी मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। सुनने के लिए थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये चीज ऐसी ही है। अगर अपने जमीन का मिनिमम सेंद्रीय कर्ब या ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक जो कर्ब है वो मिनिमम 1% होना चाहिए। जहां पे सेंद्रीय कर्ब अच्छा है वहां पे जमीन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है, केमिकल फर्टिलाइजर का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और प्लांट बिल्कुल ग्रोथ में रुकता नहीं है। तो सेंद्रीय कर्ब या ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? जैसे मैंने पहला मुद्दा बोला, छानिया खातर डालो। छानिया खातर अच्छा नहीं मिलता है तो जैसे शुगर का लूज कंपोस्ट आता है, छानिया खातर थोड़ा सा और लूज कंपोस्ट मिक्स करके डाल सकते हो, वो एक ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन है। उसके बाद देखा जाए तो जैसे खेत खाली पड़े हैं तो आप सन दिन्नड या लीला परवास बोलते हैं या हिरवळी का खत बोलते हैं, जिसमें ताग देंचा बोलते हैं, ये पूरे एकड़ में 10 से 15 किलो मिक्स करके पूरे खेत में छाट दो, उसको उगने दो। उगने के बाद उसको जैसे ही फूल आ जाते हैं तो डिसेरा से उसको जमीन के अंदर डालो, जिसके कारण जमीन में ऑर्गेनिक मैटर या जो भी जो अपने को ऑर्गेनिक या जो कर्ब बढ़ाने की जो ये है या कर्ब बढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिसेस है ये होनी चाहिए। उसके बाद आप टाइम के हिसाब से जैसे इसका भी यूज कर सकते हो, अपना जो गांडूल खत बोला जाता है या अड़सिया वाला खत बोला जाता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जमीन में काफी सारी स्पोरेसिटी बढ़ेगी, जमीन में ऑर्गेनिक मैटर का स्तर बढ़ेगा, जमीन में जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, और जितनी जमीन में जीवाणु की संख्या बढ़ेगी उतना हमें क्या हो सकता है कि उत्पादन में प्लस होगा। तो ये जो हो गई जमीन की बात। जमीन कैसी होनी चाहिए? सेंद्रीय कर्ब युक्त तो होनी चाहिए, जमीन का पीएच 7.5 से 7.5 होना चाहिए, उसके बाद जमीन में जीवाणु की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा सिलेक्शन हमें क्या करना है? जमीन का करना है। उसके बाद केले के लिए हवामान कैसा चाहिए? तो हवामान देखा जाए तो मिनिमम 15 के ऊपर, यानी 12 से 15 के ऊपर और 40 के नीचे का जहां का भी टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो 40 के नीचे का और 12 से ऊपर का, ऐसे टेम्परेचर में हमें क्या करना है? केले का प्लांटेशन करना है या क्रॉप वो चल सकता है। अगर देखा जाए तो वैसे बहुत सारी जगह पे अभी केला हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बट बहुत अच्छी तरह से लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्लानिंग कर रहे हैं। टेम्परेचर के सामने अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लोग ग्रीन नेट लगा रहे हैं साइड में। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग देखा जाए तो साइड में जैसे एरंडा या दिवेला बोलते हैं, उसका ये करके उसको उसके हाइट से सेट करवा देते हैं, जिससे गर्म हवा डायरेक्ट अंदर न जाए और अपने को केले का उत्पादन अच्छा मिले। जैसे ये क्लाइमेट क्यों सफिशिएंट है या ये क्लाइमेट क्यों जरूरी है? तो देखा जाए तो 12 के नीचे जब टेम्परेचर आता है, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देता है या न्यूट्रिएंट्स की उसकी जो एबिलिटी है या वो कम हो जाती है, और इसके कारण बहुत सारे लॉसेस होते हैं, क्वालिटी गुणवत्ता पे इफेक्ट आता है। टेम्परेचर अगर 40 के ऊपर भी जाता है तो भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे पत्ता जल जाता है, उसका डंडा जल जाता है। तो इसके सामने बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। वैसे देखा जाए तो अपने पूरा दक्षिण भारत में आंध्रा से लेके पूरे मेरे हिसाब से अभी यूपी बिहार में भी अभी प्लांटेशन होना चालू हो गया है। वहां पे ठंडी टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जहां पे केला नहीं होता था ऐसे एरिया में भी टेक्नोलॉजी के साथ लोग जाने की वजह से केला हो रहा है। तो हम जिस एरिया में है, अगर हम दक्षिण में अगर है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, आंध्रा है, उसी के साथ साथ जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारा भाग जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये क्लाइमेट केले के लिए बहुत अच्छा है। खाली जमीन की प्रॉपर अगर आपका सिलेक्शन हो, प्रॉपर नियोजन हो, तो सभी एरिया में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं? उत्पादन के लिए प्लान कर सकते हैं। ये सब एरिया या हवामान अपने केले के लिए चल सकता है। उसके बाद का मुद्दा है
अंतर कैसे रखे, प्लांटेशन में डिस्टेंस कैसे मेंटेन रखे, कि किस हिसाब से हमें प्लांटेशन करना है। बहुत सारे लोगों का देखा जाए तो ये चीज के आके रुकते हैं, बहुत सारे लोगों के डिस्टेंस मेंटेन करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव है, अलग अलग अनुभव के हिसाब से लगाते हैं, या पुरानी पद्धति से भी काफी सारे लोग लगा रहे हैं। जनरली देखा जाए तो जो प्लांटेशन किया जाता है या प्लांटेशन में अपने को 35 से 36 स्क्वायर फीट का 2 प्लांट के बीच में अंतर होना चाहिए। तो आप अगर 6 बाई 6 लगाते हो तो भी 36 स्क्वायर फीट होता है, 7 बाई 5 लगाते हो तो 35 स्क्वायर फीट होता है। हमें लगाते वक्त पुराने अपना अनुभव और आने वाला अनुभव, ये दोनों को मैच करते वक्त अपने को लगाना है। अगर हमें खेती में मदर F1 और F2 लेना है तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि आप 7 बाई 5 पे प्लांटेशन करो। 7 बाई 5 पे प्लांटेशन करोगे तो आपका जो रटून है, लाम है, वो अच्छे से अच्छा होगा। टाइम के 7 बाई 5 पे लगा दो तो अपना केला जो है वो अपना केला 11 महीने में खाली होगा और अगले 10-11 महीने में लाम होगी, अगले 8-10 महीने में रटून होगा। यानी 28 से 30 महीने में आप 3 क्रॉप ले सकते हो। ये तो मैंने जनरल बात की, लेकिन कुछ जैसे महाराष्ट्र में जो हब माना जाता है जळगाव जिला, वहां पे टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बहुत होने की वजह से, जैसे ही मार्च अप्रैल के बाद जिस हिसाब से वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है तो कितना भी हेल्दी छोड़ो गिरने का प्रॉब्लम होता है। इसलिए वहां पे जो डिस्टेंस है 6 बाई 5 रखो या 5.5 बाई 5.5 रखो। अभी काफी लोगों ने, बहुत सारे हमारे वहां पे रावेर एरिया में फार्मर बंधु है, उन्होंने 7 बाई 5 का भी प्लानिंग किया था, उसमें भी उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिला है। बट एक जनरली बात की जाए, अगर आप 7 बाई 5 करते हो वो एरिया में या जहां ज्यादा टेम्परेचर है, आपके पास उसका मैनेजमेंट उतना तगड़ा होना चाहिए, उतनी ही खेती होनी चाहिए जितना हम संभाल पाए। या अगर आप लार्ज स्केल पे प्लांटेशन कर रहे हो तो जनरली अगर देखा जाए तो एक 6 बाई 5 पे आप कॉमन लगा सकते हो या 7 बाई 5 पे कॉमन लगा सकते हो। ये लगाने से पत्ते पे पूरा सूर्य प्रकाश गिरेगा, प्रॉपर उसकी चयापचय क्रिया होगी, डाले हुए फर्टिलाइजर का अपटेक अच्छा होगा। उसी के साथ साथ जो भी टेम्परेचर आने के बाद, पत्ते फ्लैट होने के बाद, जैसे जळगाव की अगर बात की जाए तो अप्रैल और मई महीने में टेम्परेचर इतना हेवी रहता है, इतना हेवी रहता है, और सूखा टेम्परेचर बोलते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं रहती है, पूरा चटका मारता है, पूरे पत्ते नीचे उतर जाते हैं और डायरेक्ट सनलाइट अंदर घुसने की वजह से बीच में से ब्रेक होने की प्रॉब्लम आती है। तो अपने अपने लेवल पे आप थोड़ा एनालिसिस करो और पुराने जो है, मुझे अगर पूछा जाए तो 6 बाई 5 वहां पे लगाना अच्छा है। और अदर एरिया में अगर देखा जाए, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए, तो 7 बाई 5 के अगर आप प्लांटेशन करते हो तो डेफिनेटली अपने को अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा और सही टाइम पे अपना केला खाली होगा। उसके बाद का जो मुद्दा है कि पानी व्यवस्थापन कैसे करें केले में। केले में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे देखा जाए तो पानी व्यवस्थापन ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे आदमी लोगों में कहा गया है पानी यही जीवन है, वैसे वनस्पति में भी यही मुद्दा लागू होता है, पानी ही जीवन है। लेकिन जिस हिसाब से हम केले में पानी व्यवस्थापन कर रहे हैं, उससे देखा जाए तो काफी लोगों का, काफी फार्मर बंधुओं का बहुत सारा लॉसेस हो रहा है। लॉसेस होने का कारण ऐसा है, बहुत सारे लोग पानी देते वक्त भी 3 चीजों को बिल्कुल नहीं देखते हैं। जैसे पहली चीज जो है वो है जमीन का प्रत, दूसरी चीज है, दूसरा जो मुद्दा है वो है उस टाइम की क्रॉप की नीड, और तीसरी जो चीज है वो है वातावरण। ये 3 चीजों को देखते हुए हमें पानी का नियोजन करना है। आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी नाइट और डे के रोटेशन में आती है, और गुजरात की अगर बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए तो डबल ड्रिप का कॉन्सेप्ट कॉमन है।
और डबल ड्रिप का कॉन्सेप्ट कॉमन होने की वजह से 2 ड्रिप डाली जाती है, डिस्चार्ज 4 लीटर का रहता है और नाइट को कोई भी फार्मर बंद करने नहीं जाता ड्रिप। या आप खुद एनालिसिस करो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मेरे बहुत सारे फार्मर ऐसे ही करते हैं। ये न होने की वजह से या टाइम पे मोटर बंद न होने की वजह से सबसे पहला लॉस ये होता है कि क्रॉप के जरूरत से ज्यादा वहां पे पानी होता है। जरूरत से ज्यादा पानी होने की वजह से जो भी जमीन में आने वाले जो सॉल्ट है, जमीन में जो आने वाले जो खाद है, वो पूरा पानी के साथ जमीन के परत के ऊपर आ जाता है। ये पहला लॉस हुआ। दूसरा लॉस क्या है, ये जो केला जो वनस्पति है, केला जो वनस्पति है, ये वनस्पति के भाग से उसका प्लांटेशन करने की वजह से इसको शॉर्ट रूट नहीं रहती, इसको सपोर्टेड रूट रहती है, जो 12 से 13 इंच में ही उसके रूट क्या रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। उससे नीचे तक उसके रूट नहीं रहते हैं। आपने अगर आप केला कर रहे हो तो आपको पता है, आपने देखा होगा कि जैसे हम केला प्लांटेशन करने के बाद 2-3 महीने के बाद क्या होता है कि रूट थोड़ा नीचे जाते हैं और साइड में आ जाते हैं। तो आप विचार करो, जब हम पूरे 8 घंटा अगर डबल ड्रिप से पानी चलाते हैं तो एक ड्रिपर से अगर डिस्चार्ज 4 लीटर का है तो एक पौधे के नजदीक मिनिमम 3 ड्रिपर आते हैं। 12 लीटर एक बाजू पानी गिरेगा, एक बाजू 12 लीटर पानी गिरेगा और पूरा 8 घंटा अगर वो ड्रिप चलती है तो कितना पानी हुआ, मिनिमम 200 से 250 लीटर पानी एक पौधे के नजदीक गिर रहा है। तो आप खुद उस पर विचार करो, सही में इतना पौधा है, उसको उतनी जरूरत है क्या? उतना पानी देने से सही लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ये सोचने वाली चीज है, या ये सोचने वाला मुद्दा है। ये होने की वजह से बहुत सारे अपने क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। क्या होता है कि जैसे पहला लॉस ये होता है कि मूल काले पड़ जाते हैं, वरप ज्यादा पानी की वजह से जमीन में वरप नहीं आती है, वरप ना आने की वजह से जो हमने फर्टिलाइजर डालते हैं वो लीच हो जाते हैं और जमीन में नीचे उतर जाते हैं। उसी के साथ साथ वरप न होने की वजह से जो मूल का विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। वरप न होने की वजह से जो पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है और बहुत सारा अपने को क्या होता है, पानी व्यवस्थापन में लॉसेज झेलने पड़ते हैं। तो पानी व्यवस्थापन में सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें 3-4 मुद्दों पे ध्यान देना है। जमीन की परत, क्रॉप की नीड और वहां पे उसकी क्रॉप की जरूरत, ये देख के अपने को क्रॉप की जरूरत और वातावरण देख के अपने को प्लान करना है। पानी व्यवस्थापन में 2-3 चीजों पे ध्यान रखो। एक तो केले को पानी की जरूरत वैसे ज्यादा रहती है। सबसे पहला, केले को पानी का तान न पड़े। ज्यादा होने से लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना है कि केले को पानी का तान न पड़े, इस पर ध्यान दे दो। उसके बाद पानी का बाष्पीभवन टेम्परेचर में बहुत ज्यादा होता है, हो सके तो उसके आजू बाजू में टेम्परेचर में अगर आप सूखा कचरा डालते हो तो भी बेटर रहेगा, या आजू बाजू में अगर समझो आप टेम्परेचर के सामने जैसे सन डिंडर भी लगाओगे तो भी चलेगा अगर अर्ली प्लांटेशन करते हो तो। वैसे देखा जाए जो जून जुलाई में प्लांटेशन करते हैं उसको तो कोई मल्चिंग या सूखा घास या ये लगाने की जरूरत नहीं है सन डिंडर। अगर आप टेम्परेचर में प्लांटेशन कर रहे हो तो अर्ली में थोड़ा सा वो जरूरी है। पानी का टेम्परेचर में बाष्पीभवन ज्यादा होता है, जो अप्रैल मई में प्लांटेशन करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि जमीन में वापसा कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, बराबर। ये चीजों पे हमें ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे किसान बंधुओं का जंगलिंग कहाँ पे होता है कि ठंडी में पानी कैसे दे, ठंडी में पानी व्यवस्थापन कैसे करे। तो मेरा सभी बंधुओं को कहना है, बहुत सारे लोग ठंडी ज्यादा रहने की वजह से पानी बंद कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि मूली की कक्षे में अगर आपने पानी बंद कर दिया, डायरेक्ट ठंडी जमीन पे उतर जाती है और मूल चिलिंग यानी मूल डैमेज होने का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता है।
इसलिए ठंडी में भी थोड़ा थोड़ा पानी चलना चाहिए। हो सके तो सुबह का पानी दे दो, जिसकी वजह से अपने को अच्छे से अच्छा गर्माहट वाला पानी मिले और ग्रोथ में अच्छी बेनिफिट मिले। उसके बाद का जो मुद्दा है खातर व्यवस्थापन, जिसपे हम आके रुके हैं, बहुत सारे खेडूत बंधुओं का दिक्कत देखा जाए तो ये तो विनायक साहब आपने बताया सब चीजें ठीक है, लेकिन खातर व्यवस्थापन कैसे करें, क्या करें, कौन सा खातर डाले, किस हिसाब से डाले, बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन खातर व्यवस्थापन में देखा जाए तो सबसे पहले केली को कितने खातर लगता है वो जानना जरूरी है। वाड़ी की उसकी जो स्टेज रहती है, स्टेज के हिसाब से खातर व्यवस्थापन होना जरूरी है। उसके बाद सही में कितना महीने तक अपने को फर्टिलाइजर चलाना है वो देखना जरूरी है। जनरली देखा जाए तो खातर व्यवस्थापन में जो भी खेडूत लोग है या जो भी किसान बंधु है, खातर क्या करते हैं कि मंडी में जो अवेलेबल है वो लाके डाल देते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। प्लानिंग न रहने की वजह से या प्रॉपर नियोजन न रहने की वजह से बहुत सारे लॉसेस अपने को झेलने पड़ते हैं। खातर व्यवस्थापन में पूरे केली को अगर देखा जाए तो 200 किलो नाइट्रोजन पर एकड़, 200 किलो नाइट्रोजन, 70 से 80 किलो फास्फोरस और 300 से 350 किलो पोटाश की जरूरत है। उसी के साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, उसी के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी जरूरत है। वैसे देखा जाए तो कोई भी वनस्पति ले लो, उसको 16 अन्न द्रव्य की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे किसान बंधु जरूरत के हिसाब से खातर व्यवस्थापन नहीं करते हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसी के साथ साथ सल्फर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे जिंक है, फेरस है, बोरॉन है, उसका नीड के हिसाब से जो नियोजन होना चाहिए वो नहीं करते हैं। और एंड में क्या होता है कि पूरे साल की हम मेहनत करते हैं, बाकी सब मैनेज करते हैं, और खातर व्यवस्थापन प्रॉपर न होने की वजह से बहुत सारे लॉसेस अपने हो जाते हैं। क्वालिटी पे भी इफेक्ट आता है, गुणवत्ता पे भी इफेक्ट आता है, टाइम पे जो कटिंग होना है वो नहीं होता है, आगे पीछे हो जाती है, लेंथ नहीं मिलती है, उसी के साथ साथ चमक नहीं आती है। बहुत सारे अगर देखे जाए तो खातर व्यवस्थापन प्रॉपर न होने की वजह से लॉसेस झेलने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि खातर व्यवस्थापन करते वक्त जो क्रॉप की जो अवस्था है वो देखो और उसकी हिसाब से प्लानिंग करो, जिसके कारण अपने को अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले। वातावरण से देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जमीन और हवा में से मिलता है। जमीन, हवा, पानी में से ये 3 घटक मिलते हैं। उसके बाद अपने को जो प्लान करना है उसमें जैसे नत्र, स्फुरद, पालाश, एनपीके आता है, नत्र, स्फुरद और पालाश। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है। उसके बाद सूक्ष्म अन्नद्रव्य यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है जिंक, फेरस, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर और मॉलिब्डेनम। और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो काफी सारे लोग सिलिकॉन का भी यूज कर रहे हैं। तो ये पूरे जो 16 अन्न द्रव्य है इसका प्रॉपर अगर मैनेजमेंट अपना हो जाए तो डेफिनेटली अपने को क्या होता है कि उत्पादन में इंक्रीमेंट मिलता है। वैसे देखा जाए तो लोग एनपीके डालते हैं, काफी सारे लोग सेकेंडरी भी डालते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो यूज होना चाहिए वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए वो लोग नहीं करते। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर देखा जाए या माइक्रो एलिमेंट्स देखा जाए तो डेफिनेटली एनपीके के जितना ही रोल उसका क्वालिटी और गुणवत्ता में आता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का अगर प्रॉपर हम प्लान करें तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि उत्पादन और गुणवत्ता में अपने को अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसे अपने को समझो हमने जमीन का सिलेक्शन किया, वहां पे पानी का व्यवस्थापन प्रॉपर है वो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि जमीन का पृथक्करण करना जरूरी है, जमीन की तपासनी करना जरूरी है। क्यों जमीन की तपासनी करना जरूरी है कि जो एरिया में हम केला बना रहे हैं, जो जमीन में हम केला बना रहे हैं, सही में वो जमीन में कार्बन लेवल कितना है, सही में वो जमीन में क्षारता कितनी है, जमीन का पीएच कितना है वो पता होना चाहिए। सही में वो जमीन में एनपीके का कितना प्रमाण है, सही में वो जमीन में सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रमाण क्या है, सही में उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ईसी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है,
ये सब चीजों का डाटा अपने पास होना जरूरी है। जहां पे हम समझो 5 एकड़ का खेत अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप 70 से 80 रुपए अगर खर्चा पर प्लांट का करते हो तो मिनिमम आप उसके पीछे 3 से 4 साढ़े 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो 3 से 4 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप पूरे साल में अगर कर रहे हो या 5 एकड़ पे कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको जमीन का पृथक्करण करना जरूरी है, जमीन की चकासनी करना जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि जमीन में क्या न्यूट्रिएंट्स कम है, क्या ज्यादा है और कैसे आगे अपने को प्लान करना है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कर्ब लेवल मेंटेन होना जरूरी है। जनरली देखा जाए, मैंने एक मुद्दा बताया था कि जमीन का पीएच अभी बढ़ता जा रहा है और जमीन का पीएच बढ़ने की वजह से उत्पादन डाउन आ रहा है। तो जमीन का पीएच बढ़ने का कारण एक तो अपना एक्सेस पानी व्यवस्थापन है और फर्टिलाइजर, अंधाधुंध फर्टिलाइजर डालना, ये 2 चीजों की वजह से और जमीन में कार्बन लेवल कम होने की वजह से जमीन का पीएच बढ़ रहा है। तो जमीन का पीएच अगर कम करना है तो हमें क्या करना है, एक मुद्दा मैं ले रहा हूं। तो जमीन का पीएच अगर कम करना है तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है, ये तो पहला मुद्दा हुआ है। दूसरा मुद्दा क्या है कि अगर आप जैविक खाद यानी जैसे जैविक जो लिक्विड मार्केट में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के, जिसमें एनएसबी, पीएसबी, केएमबी, नाइट्रोजन सोल्यूबल बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइज बैक्टीरिया, ये यूनिवर्सिटी ले लो या बहुत सारी दिग्गज कंपनियां, प्रूफको है, इफ्को है, वो कंपनी का आप यूज कर सकते हो। जब भी आपका हेवी डोज आता है, हेवी फॉस्फोरस पोटास जमीन में पड़ता है तो उसके 15 दिन रोक के ये बैक्टीरिया डाल के घोल में मिक्स करके अगर ड्रिप से अगर छोड़ते हो तो एफिशिएंसी बहुत सारी बढ़ सकती है, जमीन का अपटेक लेवल बहुत सारा बढ़ सकता है। उसके बाद खातर डालते वक्त तो बिल्कुल भी अंधाधुंध फर्टिलाइजर मत डालो, हो सके उतना सल्फेट तो फर्टिलाइजर का यूज करो जिसमें सल्फर का मात्रा है, जिससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। और सल्फर एक न्यूट्रिएंट्स ऐसा है कि जो पीएच को भी मेंटेन करता है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक में भी बहुत अच्छी मदद करता है। उसके बाद बहुत सारे दिग्गज लोगों ने बताया कि फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज होना चाहिए, जिससे बहुत सारा पीएच मेंटेन होता है, रूट एक्टिव रहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज होना चाहिए माइनर प्रमाण में, जिससे पीएच मेंटेन हो जाता है। नीड के हिसाब से अगर आप खातर में नियोजन करोगे तो डेफिनेटली अपने उत्पादन में प्लस होगा और गुणवत्ता और क्वालिटी अच्छी मिलेगी। उसी के साथ साथ हमें जैसे जैविक बैक्टीरिया का भी मैंने बोला, उसके बाद मैंने पीएच मेंटेन करने का बोला, फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज बोला। ये चीजें अगर आप करते हो तो खातर व्यवस्थापन में आप कम खर्चे में अच्छे से अच्छा उत्पादन या अच्छे से अच्छा उत्पादन गेन कर सकते हो। उसके बाद केले में आने वाले रोग और कीटक, इसके बारे में शॉर्ट में मैं निपटा लेता हूं। मेजर जो प्रॉब्लम है उससे भी मैं बात करूंगा। जैसे देखा जाए तो अभी अपने यहाँ सिगाटोका या महाराष्ट्र में उसको करपा बोलते हैं, ये रोग का प्रादुर्भाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सिगाटोका का जो फैलाव होता है वो हवा के साथ होता है और जैसे ही जुलाई अगस्त का बारिश खत्म होती है, भादरवा महीना में ह्यूमिडिटी क्रिएट होने के बाद वो उसको पोषक वातावरण है और पोषक वातावरण में वो क्या होता है कि पत्ते के अंदर के लेयर में जाके बैठता है। और जैसे जैसे आप अगर अगस्त महीने में पत्ते में अगर बाकायदे सूर्य प्रकाश की इस तरफ पकड़ के अगर देखते हो तो डायरेक्ट वो गुलाबी धब्बे अंदर दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे फार्मर देखे जाए तो सिगाटोका में देखते नहीं है और जैसी सितंबर अक्टूबर आ जाता है, अगस्त महीने में वो प्रॉब्लम आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाता है तो अचानक 10-15 दिन में खेडूत बोलते कि यार 8 दिन पहले सिगाटोका नहीं था, 8 दिन में मेरे 4-5 पौधे खराब हुए। एक्चुअली वो शुरुआत मिनिमम 1 से 1.5 महीना पहले पत्ते के अंदर हुई रहती है, लेकिन हम बारकाई से वो चीज को नहीं देखते हैं, बारकाई से उस पर जो छिड़काव होना चाहिए वो नहीं करते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे पत्ते में 2-3 छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, जैसे हमने चटका बैठा है ऐसे थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का धब्बे आ जाते हैं 4-5 जगह पे।
धीरे से फिर ठंडी बढ़ने के बाद एक धब्बा दूसरे में मिक्स हो जाता है, उसकी कॉलोनी एक मेक में घुस जाती है, वो धब्बा बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है ठंडी में और बड़ा हो जाता है। और ऐसा एक सिचुएशन आता है कि डायरेक्ट पूरे पत्ते के पत्ते खराब हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे फार्मर बंधु है, उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि डायरेक्ट लांग प्री मैच्योरिटी आ जाती है, पत्ते कम हो जाते हैं और केला डायरेक्ट ऊपर ही पकना चालू हो जाता है। जैसे ही पत्ता कम हो जाता है, अंदर जो उसकी चयापचय क्रिया है वो गति कम हो जाएगी और केला डायरेक्ट मैच्योरिटी फेंकता है, इथेनॉल बॉडी में बन जाता है और इथेनॉल बनने की वजह से डायरेक्ट वो मैच्योरिटी फेंक देता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए प्रॉपर प्री प्लानिंग होना चाहिए। सभी खेडूत बंधुओं का एक मेरा कहना यही है कि आप अगस्त महीने की 15 तारीख को सिगाटोका हो कि नहीं हो, यानी वो उसका एंटर करने का टाइम है कि उस समय ह्यूमिडिटी बहुत क्रिएट होती है और उस समय अपने को सिगाटोका का स्प्रे होना चाहिए। मिनिमम अगर देखा जाए तो 15 दिन के अंतर से एक स्प्रे अल्टून पाल्टून फवारनी लेना जरूरी है। वो अगर लोगे तो डेफिनेटली आपके केले के पौधे पे 12 से 15-17 पौधे रहेंगे, पन्ने रहेंगे और जितने ज्यादा पन्ने रहेंगे उतनी अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता मेंटेन रहेगी। पन्ना एक चीज क्लियर है, क्योंकि पन्ना ही खुराक बनाएगा। पन्ना अगर नहीं रहेगा तो खुराक नहीं बना पाएगा, खुराक नहीं बना पाएगा तो अपनी क्वालिटी डाउन हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सिगाटोका के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे झोल ग्रुप आता है, लेकिन स्टार्टिंग करते हो तो झोल से मत करो। नॉर्मल स्टेज पे जैसे 22 है, यम 45 है, उसके बाद जैसे मेटालैक्सिल है, मेनकोजेब है, इससे धीरे धीरे स्टार्ट करते करते अल्टरनेट मॉलिक्यूल लेते लेते झोल ग्रुप, उसके बाद जैसे स्ट्रॉबिंग ग्रुप आता है। अगर हेवी प्रॉब्लम हो जैसे नेटियो जैसा बहुत दिग्गज और बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जिसका आप यूज कर सकते हो और काफी हद तक सिगाटोका को कंट्रोल रख सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम जो अभी 2018 से प्रॉब्लम बहुत सारा सता रहा है गुजरात के बहुत सारे इलाके में देखा जाए तो, जैसे सूरत जिला में देखा जाए तो करजन गांव है, उसके बाद भैरव है, खोलेश्वर है, ये गांव में थर्ड पटने वाला यानी पनामा विल्ट बोल के एक प्रॉब्लम बहुत सारा सता रहा है। 2018 में तज्ञ मंडली ने उसको पनामा विल्ट घोषित किया और पनामा विल्ट की यादें में हम आ गए। और पनामा विल्ट की वजह से क्या होता है, कैसे दिक्कत आती है या क्या है पनामा विल्ट, तो सबसे पहले ऊपर से पत्ता पीला पड़ना चालू हो जाता है और नीचे से थर्ड फटता है और थर्ड फटने की वजह से वो पूरा पौधा नीचे बैठ जाता है और पूरा धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। अभी इसका रोकथाम के लिए देखा जाए तो इसका रोकथाम प्रतिबंध यही उसका उपाय है। उसके लिए कोई भी आज के डेट में मॉलिक्यूल अपने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा उसके पीछे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत सारे तज्ञ मंडली उसके पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी उस पर अभी तक कोई रिजल्ट मिला नहीं है। उस पर काम करने वाला मॉलिक्यूल जैसे आज के डेट में कोविड-19 के लिए जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वैसा ही वो रोग है जिसमें देखा जाए तो कंट्रोल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रतिबंधक उपाय, यानी जहां पे आप अपने को देखे तो वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय करो। उस खेत में अपने लेबर को चलते वक्त पूरा अंदर जाते वक्त थोड़ा जो फंगस के जो ये है सिम्टम्स है वो दूसरे खेत में न जाए, उस पर ध्यान रखो। लेबर अंदर जाते वक्त वो पूरा उसको स्टरिलाइज करके अंदर भेजो और बाहर आते वक्त पूरा स्टरिलाइज करके उसको बाहर ले लो। खेती के जो ट्रैक्टर्स वगैरह हम चलाते हैं उसमें भी पूरी तरह से स्प्रे करवा लो फंजीसाइड का, उसके जो औजार है उसमें स्प्रे करवा के ले लो। जहां पे भी वो दिखता है वो एरिया में डायरेक्ट उसको वहीं पे ये करने दो, ये जला के उसको वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय करो। यही एक उपाय है पनामा विल्ट के लिए। पनामा विल्ट के लिए अभी तक कोई मॉलिक्यूल मार्केट में नहीं आया है, तो ये सबसे घातक है। गुजरात में देखा है, मैंने जहां देखा है मैंने गुजरात में देखा है और अदर एरिया में मैंने नहीं देखा है, लेकिन तज्ञ मंडली का कहना है कि अदर स्टेट में भी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखो आप। उसके बाद लास्ट ईयर CMV का प्रॉब्लम महाराष्ट्र में बहुत सारा दिखाया था। CMV यानी ककुम्बर मोज़ेक वायरस। ककुम्बर मोज़ेक वायरस यानी जो नया लीफ है वो तलवार जैसा निकलता है और स्क्रैचेस जले हुए आ जाते हैं। तो ककुम्बर मोज़ेक वायरस का भी
प्रकोप अगर देखा जाए तो गए साल बहुत सारे चीजों में हुआ, 2003 में भी बहुत सारे एरिया में हुआ था। ये चीज को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है, तो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करना है तो जैसे मैंने बोला कि बीडीपी यानी सर्टिफाइड कंपनी का प्लांट ले लो, ये पहला सबसे और अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है जून जुलाई में जब रस चूसक कीटक का यानी मावा तुड़तुड़े का जब प्रॉब्लम होता है, मावा है, व्हाइट फ्लाई है, उसको जितना हम कंट्रोल में रखेंगे उतना वो कंट्रोल में रहेगा सीएमवी, क्योंकि इन्फेक्शन वाले झाड़ से उठ के वो दूसरे झाड़ में जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता है। और 2019-20 की अगर बात की जाए तो जलगांव जिले में बहुत सारे गांव थे जिनको 10-10, 15-15 एकड़ के खेत निकालने पड़े और बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ, और जिसकी वजह से उनका उत्पादन और क्वालिटी गुणवत्ता नहीं मिली, या फिर जो अपने को उसमें मेहनत करनी थी वो लगभग 2-2 डोज डाले गए थे, प्लांट का खर्चा हुआ था, और मिनिमम मेरे हिसाब से प्लांट से लेके खातर के 2 डोज और स्प्रे मैनेजमेंट मिलके कम से कम पर एकड़ 25 से 30-40 हजार रुपए का खर्चा होके लोगों को वो निकालना पड़ा था। तो ये कुछ मेजर जो रोग है या मेजर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने बताया। कीड़ी के बारे में देखा जाए तो शॉर्ट में मैं निपटा लेता हूँ। जो लुंगर आता है, लुंगर आने के बाद या लुंगर आते वक्त सेकिंग पेस्ट का जो प्रॉब्लम है, थ्रिप्स का प्रॉब्लम लुंगर के ऊपर या वो जो दौड़ा बाहर आता है उसके ऊपर होता है, तो हमें क्या करना है, अगर आपके यहाँ कोई एक्सपोर्ट की ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो वो बीआई करते हैं। बीआई में तो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल वो डालते हैं जैसे थ्रिप्स को कंट्रोल में रखे उसके लिए। उसके बाद देखा जाए तो जैसे लुंगर नीचे आने के बाद भी अपने को 1-2 बंच स्प्रे करने हैं। 1-2 बंच स्प्रे में जैसे देखा जाए आप थ्रिप्स के लिए जो दवा मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं उसका यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जिससे आप क्वालिटी और लेंथ खींच सकते हो। कवरी स्टेज में अगर रहता है तो क्वालिटी और गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है, उसको आप प्लान कर सकते हो, उसका भी यूज आप कर सकते हो बंच के ऊपर। ये सब चीजों का अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, हर चीज की लिखापट्टी अगर प्रॉपर रखोगे तो डेफिनेटली अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा, अपना खर्चा कम होगा। और खेती में बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेहनत अच्छी की लेकिन अब मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, या आर्थिक जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, मेरा टाइम पे निकलना है वो नहीं निकला। अगर मैंने ये जो सब चीजें बताई, हर चीज पे अगर छोटी छोटी चीजों पे आप बारकाई से ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा। और यही मैं आशा सभी से करता हूँ। और जाते जाते 1-2 बातें बताना चाहता हूँ आपको। हम आपको विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में से आपके खेत तक आते हैं, अच्छे से अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जो भी हम कंसल्टेंट आपके खेत पे आते हैं वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते वक्त तो वो अपनी कंपनी से जुड़े हैं और खेत पे आके आपको प्रॉपर नॉलेज देते हैं, जिसके कारण अपने खेत में बहुत सारा अपना उत्पादन बढ़े। और उसी के साथ जो भी हमारे बहुत सारे खेडूत लोग हैं, जो भी हमारे किसान बंधु हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छा अपने खेती में लास्ट 10 साल से लाभ लिया है, बहुत सारे लोग हैं, आप सब हमें जानते हो और हमारे फार्मर बंधुओं को भी जानते हो जो लाभ अच्छा ले रहे हैं। तो अगर आपके मन में अगर कोई शंका हो या मैंने जो ये चीज़ें बताई इसके बारे में अगर कोई दुविधा हो या कुछ समझ में नहीं आवा तो मैं मेरा नंबर नीचे देता हूँ, आप उस पर फ़ोन कर सकते हो। और जो आने वाली सीज़न की मैं आपको केली की सीज़न की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हुई ये कह के रुकता हूँ। उससे पहले खाली एक बात मैं बताना चाहता हूँ। कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रहा है। जैसे अभी थोड़ी बहुत छूट-छाट हुई है, वो कोविड अभी पूरे तरह से विलेज लेवल पे या तालुका लेवल पे पहुँचा है। तो खेती के काम करते वक्त हमारे खेडूत बंधुओं को एक ध्यान अच्छी तरह से रखना है। लेबर को पूरी तरह से मास्क, सैनिटाइजर, उसके बाद खुद हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपनी खेती करें, क्योंकि हमें जैसे सभी ने बोला कि सब उद्योग धंधे ठप थे लेकिन खेडूत एक ऐसा था जो चालू था। तो बहुत अहम कीमत है खेती की और खेती क्षेत्र की। आज पूरा देश खेती निर्भर है और हमें अपने देश को बचाना है। यही
मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे और अपनी खेती में अच्छे से अच्छा लाभ ले लेंगे। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।